नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। बारूद के गंध के बीच में अमन की एक हल्की सी किरण दिखी है। पाकिस्तान की सरजमीं पर अमेरिका और ईरान की मेजें सज चुकी हैं। दुनिया की सांसें थमी है क्योंकि एक तरफ शांति की शर्त है, दूसरी तरफ लेबनान को लेकर के बढ़ता हुआ तनाव है। मिडिल ईस्ट में हालात आग में घी डालने जैसे हो गए हैं। ईरान इस वक्त आग बबूला है क्योंकि शांति वार्ता की सुगबुगाहट के बीच में इजरायल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। तेहरान का साफ कहना है कि जब तक उसके करीबियों पर प्रहार बंद नहीं होते हैं, हाथ मिलाना मुश्किल है। जानकारों का कहना है कि इस महावार्ता को सफल बनाने के लिए अमेरिका इजरायल पर दबाव बना सकता है। मुहावरा मशहूर है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यानी अमेरिका चाहेगा कि इजरायल लेबनान से अपने कदम पीछे खींच ले ताकि ईरान को बातचीत की मेज पर ही टिका रखा जा सके। अगर इजरायल पीछे हटता है तो ये केवल सैन्य फैसला नहीं बल्कि इस वार्ता की कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी। क्या जंग के मुहाने पर खड़ा मिडिल ईस्ट अब ठंडे छींटे महसूस करेगा? सबकी नजरें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मध्यस्थता पर टिकी हुई है। इस वक्त की जो बड़ी और अहम जानकारी आ रही है, सबसे पहले आपको वो बताती हूँ। खबर यह है कि इस्लामाबाद में शांति वार्ता से जुड़ी हुई अपडेट है। वार्ता से पहले जेडी वेंस और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। दोनों के बीच में युद्ध विराम पर बातचीत होने की खबर है। इसके पहले ईरान के डेलीगेशन से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मुलाकात, उसके बाद अमेरिका के डेलीगेशन के साथ बातचीत हुई है। दोनों के बीच में युद्ध विराम पर बातचीत होने की खबर है। यह तस्वीर उसी वक्त की है जब जेडी वेंस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। पूरे डेलीगेशन उनके साथ मौजूद रहा है। कुशनर से लेकर के तमाम लोग जो इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं। उसके पहले ईरान का डेलीगेशन भी मुलाकात करने के लिए शहबाज शरीफ से पहुंचा हुआ था, उनसे भी बातचीत हुई है। माना यह जा रहा है कि ये वार्ता 1 से 2 दिन तक चल सकती है। ये वार्ता कल तक चल सकती है और इसके साथ साथ सोमवार को भी इसे खींचा जा सकता है, ये जानकारी भी मिल रही है। ईरान की तरफ से बातचीत के टेबल पर आने से पहले बहुत सारी शर्तें रखी गई। उसकी तरफ से 2 शर्तों को लेकर के ये कहा गया कि बातचीत के पहले ये शर्तों पर मंजूरी हमें चाहिए। पहली शर्त ये कि लेबनान से इजरायल पीछे हटे। दूसरी शर्त ये कि हमारे ऊपर लगाए गए तमाम सैंक्शन हटाए जाए। जेडी वेंस जब अमेरिका से रवाना हो रहे थे तो उस वक्त वो ये कहते हुए गए थे कि अगर ईरान अमेरिका के साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वो उम्मीद भी जता करके गए थे कि इस्लामाबाद में जो ये मीटिंग होने वाली है, कोशिश ये की जाएगी सकारात्मक बातचीत। तो इन सब के बीच में एंट्री होती है कि ईरान ने विटकॉफ और कुशनर से बातचीत करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो इजरायल समर्थक है, ऐसे में उनसे बातचीत करके वैसे भी कोई फायदा नहीं है। हालांकि फिर धीरे धीरे पिक्चर स्पष्ट हुई और उसके बाद ये कहा गया कि हम बात करेंगे लेकिन इजरायल फर्स्ट की नीति पर नहीं, अमेरिका फर्स्ट की नीति पर ही ये बातचीत होगी। दोनों ही देश जहां इस्लामाबाद में मुलाकात करके इस युद्ध विराम को पूरे तरीके से युद्ध विराम में तब्दील करने में टिके हुए। 15 दिन वाला युद्ध विराम नहीं बल्कि हमेशा वाला युद्ध विराम। तो ईरान अपनी 10 शर्तें लेकर के गया है और ईरान को एक अच्छा नेगोशिएटर माना जाता है कि ईरान अपनी बातें मनवा कर ही दम लेगा। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाएगा कि ईरान से लेकर के अमेरिका तक अगर ये दोनों ही बातचीत पर सहमत होंगे तभी इस युद्ध में स्टॉप आएगा, वरना सिर्फ और सिर्फ पॉज रह जाएगा। इस्लामाबाद में एक तरफ मीटिंग चल रही है, दूसरी तरफ इजरायल की तरफ से लेबनान पर बार बार हमले हो रहे हैं। क्या निकलेगा इस्लामाबाद में होने वाली इस मीटिंग में? करते हैं चर्चा की शुरुआत और जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और इसी के साथ अरविंद सिंह तेजावत है, विदेश मामलों की जानकार है। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी परिचय आपके साथ करवाऊंगी। लेकिन ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, क्या लगता है कि ये फ्रूटफुल रहने वाला है या ये सिर्फ तुर्की वाली मीटिंग के जैसे रह जाएगा या फिर ओमान की मध्यस्थता में जो मीटिंग होती रही है उसके जैसे रह जाएगा? मीनाक्षी, मुझे लगता है कि जो शुरुआत है वो सबसे डिफिकल्ट हो रही है क्योंकि इतनी एजेंसीज अपने फ्रीली बात कर रही हैं, इंक्लूडिंग सम ऑफ द पाकिस्तान मीडिया। रॉयटर ने एक गलत न्यूज दी अभी 1 घंटे पहले, उसको अमेरिका ने तुरंत काउंटर किया। तो जितने मुंह उतनी बातें की जो कहावत है ना, वो इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों पे डिस्कशन को डिरेल करने की पावर रखती है क्योंकि लोग न्यूज देखते हैं, लोग रॉयटर्स को जानते हैं, एपीआई से पढ़ते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं और उससे एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं। फिर वो ओपिनियन गवर्नमेंट्स पे या जो बात करने वाली एजेंसीज हैं उन पे अननेसेसरी प्रेशर डालते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, उस पे एक शिखर वार्ता मान लें आप इसको,
तो इसमें एजेंसीज को भी इंक्लूडिंग रॉयटर, आई वाज वेरी सरप्राइज कि रॉयटर कहता है कि ईरान के एक सीनियर ऑफिशियल ने बोला है कि अमेरिका ने अनफ्रीज करने के लिए बांध लिया है, और 1 घंटे के अंदर अमेरिका से उसका डिनायल आ गया अभी कि नहीं, हमने ऐसी कोई बात नहीं की है। तो इससे वार्ता शुरू होने के पहले ही फिर से ट्रस्ट इश्यूज पहले से ही हैं। तो अभी इस पे ये कुछ भी कहते हैं ना, पाकिस्तान ने बोला कुछ दिनों तक चलेगी, ईरान ने अभी कुछ घंटे पहले बोला कि नहीं जी, हम तो एक ही दिन बात करेंगे। फिर पूरा एक क्लटर सा हो जा रहा है कि हॉर्मोन इम्पोर्टेंट है, कि एनरिच्ड यूरेनियम इम्पोर्टेंट है, कि ईरान ये कहता है कि ये वार्ता ही आगे तब बढ़ेगी जब आप हम पे से आर्थिक प्रतिबंध हटा लें। उनका आपने जो अभी ब्रीफ किया उसमें एक एडिशनल है कि ना सिर्फ सैंक्शंस हटा लें, उन्होंने अपने फ्रोजन एसेट्स को भी रिलीज करने की बात की है। उनके बहुत से एसेट्स कतार में, अमेरिका में इधर उधर फ्रीज किए गए हैं बिकॉज ऑफ सम अदर हिस्टोरिकल इश्यूज। कभी वो सोल्जर्स को स्वैप करने के लिए फ्रीज किया गया था, कभी उन पे कुछ प्रेशर डालने के लिए उनके फॉरेन एसेट्स 6 बिलियन तो मेरे ख्याल कतार में ही लोग बता रहे हैं, ये तो एआई से हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट ईरान ने ये मुद्दा एकदम फ्रेश डाला है कि इसको पहले रिलीज कीजिए फिर हम आगे बात करेंगे। साथ के साथ लेबनान पे अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक वार्ता शुरू होने तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि कल उनका और जेडी वांस का जो एकदम विरोधाभासी टेक था लेबनान पे, पाक पीएम ने बोला था लेबनान हिस्सा है इस ट्रूस का, इस सीज़फायर का। जेडी वांस ने क्लियरली बोला कि वो लेबनान इसका हिस्सा नहीं था। तो इस पे क्लैरिफिकेशन दे देते तो आज की वार्ता एक अच्छे फुट पे शुरू होती। लेकिन चलिए, दोनों टीमें अभी पहुंच गई हैं। यही एक मेजर एक संशय चल रहा था कि ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे ईरान वाले। दे हैव रीच्ड, वार्ता शुरू होने लगी है। लेट अस होप कि हमें आगे कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। जी मीनाक्षी। बिल्कुल, हमारे साथ तैयब खान भी जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार है, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ चल रहा है, तैयब जरा विस्तार से बताइएगा। और एक बात और कंफर्म करिएगा कि क्या चीनी डेलीगेशन भी वहां पर पहुंचा हुआ है? पिक्चर्स में भले ही ये चीजें निकल करके सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन स्पष्ट तस्वीर क्या है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बता चलूँ कि अभी जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उनसे मुलाकात हुई है। इससे पहले जो है ईरानी वफ्द भी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर चुका है। मुज़ाकरात से कबल दोनों वक्त की जो है वो प्राइम मिनिस्टर उसमें जो है वो मुलाकात हुई है। जेडी वेंस की पहले हुई थी, उसके बाद ईरानी वफ्द की मुलाकात हुई है। मुज़ाकरात से कबल ये मुलाकातें होना खुशाइंद है। और पाकिस्तान अपना जो अमन का और जो पीस का जो सिस्टम है उसको लेकर आगे चल रहा है। और अब अमन के लिए पाकिस्तान हमेशा पायदार अमन का इरादा करता है, और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये मुस्तकिल सीज फायर भी होगा। और जहाँ तक चीनी और रशिया मुबसर के तौर पर इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये मुज़ाकरात में मुबसर के तौर पर शरीक होंगे, और सऊदी अरब भी उसमें शरीक हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। लेकिन ज़्यादा इम्कान किए जा रहा है कि मुबसर के तौर पर ये 3-4 ममालिक जो है वो इस मुज़ाकरात में होंगे। और अभी तक की जो तफसीली बात है, इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया जो है वो जो कन्वेंशन सेंटर है, जिन्ना कन्वेंशन सेंटर, वहाँ उनका फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। जो मीडिया और जो यहाँ का लोकल मीडिया वहाँ से जो है वो लाइव कवरेज कर रहा है, उनको हर तरह की जो है वो सहूलियात दी गई हैं। उसमें अल जज़ीरा है, BBC है, CNN है, और दीगर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया यहाँ जो कवरेज के लिए आया उनके लिए भरपूर इंतजाम भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं, जो कि खुशाइंद हैं। और तमाम इंटरनेशनल मीडिया भी उसको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, मुकम्मल गैर जानिबदारी के साथ। इस जो है जो खत्ते में बदलती सूरत हाल है, जो कि तारीख में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने जो है वो दोनों ममालिक में जो है सीज़ फायर करवाया। और पाकिस्तान अब इस उम्मीद का भी इज़हार कर रहा है कि ये मुस्तकिल सीज़ फायर हो ताकि दुनिया में अमन हो, पीस हो, और जो है वो दुनिया अमन के साथ आगे। अच्छा तैयब, वहां पर क्या ये वार्ता शुरू हो गई है? और ऐसा भी कहा गया कि ये वार्ता एक दिन और लंबी चल सकती है, यानी कल भी चल सकती है, कुछ रिपोर्ट्स कहती है परसों भी चल सकती है। इसके बारे में क्या स्पष्टता है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक दिन का तो मामला नहीं है। मेरे ख्याल से कल भी चल सकती है, और मंडे तक जो है वो ये इस तस्वीर का मुकम्मल जो रुख है वो क्लियर हो जाएगा कि मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादा इम्कान यही किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी राइटर्स भी जो है वो दावा कर रहे हैं कि जो ईरान ने मुज़ाकरात से पहले जो शर्त रखी थी या जो मुतालबा रखा था कि जो अमेरिका ने जो उनके असासी मनजमत किए हुए हैं वो बहाल किए जाए, और उसके साथ साथ जो एक और शर्त रखी हुई थी कि लबनान को भी सीज़ फायर में शामिल किया जाए। दीगर जो उनकी मुतालबात थे, तो वो भी अमेरिका जो है वो कहा जा रहा है कि रजामंद हो गया है, और अमेरिका उस पर जो है वो पेशरफ्त कर रहा है। अब क्या कुछ भी कहना कबल वक्त, क्योंकि ये राइटर्स का दावा है, अभी इसकी कोई मुसद्दका या वेरीफाइड जो है वो खबर नहीं आई।
लेकिन ये है कि मुज़ाकरात जब जैसे ही ये मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा, जैसे ही दोनों फ़रीक़ैन बैठेंगे, उसके बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मामलात किस तरफ जाएंगे। लेकिन अभी से जो 24 घंटे आइंदा जो 24 घंटे वो बड़े अहम हैं। उन 24 घंटों के बाद जो है वो ही तस्वीर के असल शक्ल नज़र आएगी कि आया ये मुस्तकिल जो है वो जंगबंदी की तरफ मामलात जा रहे हैं या नहीं जा रहे। लेकिन ज़्यादा इम्कान यही किया जा रहा है कि ये मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ जाएंगे मामलात, क्योंकि दोनों फ़रीक़ैन को अपने एक एक जो है वो स्टेप पीछे आना होगा, जिससे जो है ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ हमें जाते हुए फिर नजर आएंगे। लेकिन ज़्यादा इम्कान यही किया जा रहा है, क्योंकि सारा मीडिया जो है वो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया हो या लोकल मीडिया हो यही रिपोर्ट कर रहा है कि इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि ये जंगबंदी मुस्तकिल हो जाएगी। बिल्कुल, एक ऐसी खबर है जिस पर पूरी दुनिया यही मनाते हुए नजर आ रही है तैयब खान कि ये युद्ध किसी तरीके से रुके ताकि दुनिया आगे बढ़ सके। ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर को पीछे खींच रहा है। कुछ और सवाल भी मैं आपसे करूंगी। मेजर शेख नदीम, अभी की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो ईरानी प्रतिनिधि मंडल की बातचीत हो चुकी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से शहबाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए गए हुए हैं। जैसा आप पहले भी विश्लेषण कर रहे थे कि दोनों ही डेलीगेशन अलग अलग पहले शहबाज शरीफ से प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे और उसके बाद उनकी तरफ से जो भी लिखित मसौदे होंगे वो दिए जाएंगे और उसके बाद कोशिश ये होगी कि एक टेबल पर ला करके बातचीत करवाई जा सके। क्या ये तमाम चीजें पूरी होते हुए फिलहाल नजर आ रही है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अब चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे टॉक्स आगे चल रही हैं, क्योंकि अभी एक दौर उन्होंने जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जो है जेडी वेंस के साथ इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की है और इसी तरह से अभी वो ईरान के साथ भी होगी। तो ये फर्दर ये एक टॉक्स इनकी चलेंगी और मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल शाम तक का इन एनी केस जो है वो डिसीजन आना है, क्योंकि जेडी वेंस को आप ज़्यादा दिन के लिए नहीं रोक सकते। और मैंने जैसे पहले भी कहा है कि बहुत सारी चीज़ों पर तो इनका पहले से इत्तेफाक है, ऑलरेडी मौजूद है। ओमान की मीटिंग की वजह से सिर्फ चंद चीज़ें हैं। 4 डिमांड्स अमेरिका ने दी हैं, 4 डिमांड से ईरान की तरफ से। अमेरिका की डिमांड्स ये है कि जनाब आप जो है ये हॉर्मस को जो है वो ओपन कर दें, नो न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, नो प्रॉक्सीज इन दी रीजन एंड नो बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये उनकी 4 डिमांड है। बाकी जो डिमांड्स है वो पहले ही काफ़ी हद तक उसमें एनरिचमेंट वगैरह की भी बात हो चुकी है, कितनी होगी, ये होगा, किसी को रखवाएंगे, क्या कर। इसी तरह से पाकिस्तान जो यूएसए की जो डिमांड्स है वो ये कि जी आप ईरान की जो डिमांड्स है वो ये है कि हॉल्ट कर दें इस वॉर, इसे परमानेंट एंड कर दें, आगे आप एश्योरेंस दे दें कि दोबारा ये नहीं होगी वॉर, और हमें जो है वो हमारे जो जितनी सैंक्शंस लगी हैं उनको आप लिफ्ट कर लें, ये जो भी सैंक्शंस है जो ईरान पर आपने लगाई हैं, और हमें जो है वो आगे कोई हमारे साथ इस तरह की दोबारा जंग नहीं हो। और ये उनकी 4 डिमांड्स हैं मेन। और हाँ, कि बैलिस्टिक मिसाइल हम बनाएंगे मीडियम रेंज के, हम हाई रेंज के नहीं बनाएंगे, ICBM तो खैर दूर की बात है, लेकिन हम जो है वो मीडियम रेंज के बनाएंगे, जो कि वो हमारी रेड लाइन है, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये उन्होंने रेड लाइन लगा के दिया हुआ है, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, अरविंद सिंह तेजावत जी, ये वैश्विक स्तर पर चीजों को बदलने वाला साबित होगा ये टॉक, टेबल टॉक? एक तरफ यहाँ तैयारी हो रही है इस्लामाबाद में कि बातचीत दोनों आमने सामने के पक्ष बैठ करके कर सके, दूसरी तरफ 14 अप्रैल की तैयारी अमेरिका में भी हो रही है कि वहां पर लेबनान को और इजराइल को किसी तरीके से एक टेबल पर ला करके उस युद्ध को भी समाप्त या शांत करवाया जा सके। देखिए मीनाक्षी जी, यह अगर हम कहें कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन है तो उसकी उम्मीद कम है, क्योंकि जो अमेरिका को जो नजदीक से जानते हैं और उसका पूरा इतिहास जो जानते हैं, उन्हें ठीक से मालूम है कि अमेरिका समय ले रहा है और एक समय जो उसका जो हॉर्मुज में उसको एक तरीके से वो अटक गया था, वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। पर यह कोई स्थायी मित्रता नहीं है या कोई बहुत ही अच्छे मन से शुरुआत करके वो कोई सीज फायर के लिए आए हुए, ऐसा नहीं है। वह अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बेसिकली अमेरिका यहाँ से एक बार बच के निकलना चाहता है, क्योंकि अमेरिकन कांग्रेस ने अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप को इसके लिए ऑथराइज नहीं किया है और उनको इस लड़ाई में जितने रुपए खर्च हुए हैं इसका वो वापस सैंक्शन लेने के लिए वहाँ की यूएस कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा। तो ये जरूरत भी थी इस सीज फायर की, इससे ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप के बस का भी नहीं था, तो वो कर नहीं सकते थे। पर यह है कि अगर कोई वाकई कोई स्थायी सॉल्यूशन निकल आए और पूरा का पूरा वेस्ट एशिया को अगर अमेरिका नई नजर से देखे, तब तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। पर फिलहाल में मीनाक्षी जी ये नजर नहीं आता है, क्योंकि जब तक अमेरिकन अड्डे वहां पर वेस्ट एशिया में हैं, जब तक ईरान और अमेरिकन इंटरेस्ट अलग अलग है, और जब तक इजराइल के हमले नहीं रुक जाते हैं,
जो कि मुझे लग नहीं रहा है कि काफी, जो कि बरसों से चले आ रहे हैं, और वो काफी लंबे समय तक टेररिज्म का नाम लेकर जो वहाँ लेबनान में और वो जो गाजा में या तमाम जो वेस्ट बैंक में ये जो कर रहा है इसराइल, जब तक ये सब खत्म नहीं होगा, मुझे लगता है कि परमानेंट शांति की उम्मीद करना बेमानी होगी। जी, ईरान खुद भी कह रहा है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ग्रुप कैप्टन, अगर अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है तो फिर टेबल पर जो बातचीत होगी उस पर कैसे ईरान सहमत नजर आएगा, अपनी सहमति देते हुए नजर आएगा? और एक बात और जो आपने शुरुआत में कही थी कि ईरान की संपत्तियां छोड़ दी जाएंगी, रॉयटर्स के हवाले से, वेस्टर्न मीडिया के हवाले से दरअसल ये खबरें आ रही थी, लेकिन उससे अमेरिका ने इनकार कर दिया है। तो क्या ये समझा जाए कि शुरुआत में टेबल पर जाने से पहले जो 2 शर्तें लगाई गई थी ईरान की तरफ से, वो पहले ही साइड कर दी गई हैं, तो फिर बाकी शर्तों का क्या? एग्जैक्टली माय पॉइंट, कि जब आप शुरू करने से पहले ही उटपटांग अनवेरिफाइड रिपोर्टिंग करते हैं, रॉयटर्स बहुत सीरियस, उनको अपना रोल पता नहीं है, उनको नहीं पता है कि कितना इन्फ्लुएंस है उनका मूड स्विंग्स में, लोगों के ओपिनियन को स्विंग करने में। मीडिया का आज की तारीख में नहीं, तारीख गवाह है कि शुरू से इसका बहुत रोल रहता है, और इसीलिए मैच्योर्ड रिपोर्टिंग रॉयटर से एक्सपेक्टेड है। अगर ये मुद्दा वो नहीं कहते कि अमेरिका ने एग्री कर लिया है, तो ये जो हार्ट बर्न अभी हुआ होगा कि भाई पहले बोला कि कर दिया है और अब कह रहे नहीं करेंगे, तो इससे फिर वार्ता में फ्रिक्शन आएगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ट्रेंड नेगोशिएटर्स इन चीजों के बारे में जानते हैं कि आप किस तरह से बात करते हैं एडवर्सरी से, और उसमें बीच में एक फोर्थ स्टेट के नॉनसेंसिकल, आई वुड से, उस तरह के कयास, इस पे सवाल पूछे जाने चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये मतलब नहीं है कि आप पब्लिक ओपिनियन के बीच में एक ऐसी बात बोल देंगे जिससे लोगों की संभावनाएं बढ़ जाएं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएं, और 1 मिनट 1 घंटे के अंदर उसका जब बैकफायर करेगा तो उसके बाद आप वहां से हट जाएंगे कि हमारे तो सूत्रों ने बोला था। तो दिस इज, आई एम वेरी अपसेट विद दिस काइंड ऑफ राइटर अप्रोच। लेकिन अभी मुद्दा जहां पे बैठ के बात हो रही है उसमें मुझे 2-3 मेजर प्लस पॉइंट्स दिख रहे हैं। एक, कि कम से कम ट्यूसडे का डेट हो गया अगर लेबनान और इसराइल का, तो अब ईरान को ये बात समझनी पड़ेगी कि वो मुद्दा एक अलग ट्रैक पे चल रहा है, उस पर जिद ना करें। इसी तरह अमेरिका को ये बोलना पड़ेगा कि ईरान का इतना तहस नहस हुआ है तो वो उसका फुलफिलमेंट कहां से करेंगे। एसेट्स डीफ्रीज करने से सिर्फ नहीं होगा, कहीं ना कहीं उनको ये जिक्र करना पड़ेगा। और 2-3 जो अनरीजनेबल डिमांड्स हैं उसके बारे में भी आई एम वेरी श्योर जेडी वांस की ब्रीफिंग की होगी ट्रम्प साहब ने, कि मिसाइल प्रोग्राम ईरान का अपना इंटरनल मैटर है, न्यूक्लियर उनका इंटरनल मैटर नहीं हो सकता है क्योंकि उसके बहुत मेजर कंसीक्वेंसेस होते हैं। लेकिन मिसाइल को लेकर के इजराइल तो सर बार-बार ये कह रहा था कि उन्हें लंबी दूरी की मिसाइल बनाने के लिए भी रोका जाए, तो ऐसा तो नहीं है इजराइल से अमेरिका इन्फ्लुएंस होकर के इन मुद्दों को भी बढ़ा दे आगे? मुझे लगता है कि दोनों में से एक, अगर ईरान एग्री करता है कि 450 किलोग्राम्स ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम को हम डी एनरिच करके रखेंगे, या अगर उसी स्टेट में रखना है तो हम रशिया को या तुर्की को या पाकिस्तान को दे देंगे, तब फिर मिसाइल प्रोग्राम पे वो प्रोग्राम बनाते रहे, क्योंकि वॉरहेड अगर न्यूक्लियर नहीं होगा तो मिसाइल की क्षमता बहुत कम हो जाती है। ये तो बहुत ही डिक्टेटोरियल होगा कि आप उनको बोलें कि जी हमारे वहां तक मार करने वाली मिसाइल आप ना बनाएं, क्योंकि वो सिर्फ इजराइल नहीं, उनके और भी एडवर्सरीज हो सकते हैं। जब दूसरी एडवर्सरीज के पास लंबी दूरी की क्षमता की मिसाइलें हैं या मीडियम रेंज, तो ईरान के पास क्यों नहीं होगी? सेल्फ डिफेंस उनका इंटरनल मामला है। तो ये इट इज अ लिटिल आस्किंग फॉर टू मच। आप दोनों के कॉम्बिनेशन में एक पिलर हटा दीजिए, या तो न्यूक्लियर हटा दीजिए या मिसाइल प्रोग्राम मीडियम रेंज एंड हायर रेंज हटा दीजिए। अगर वो न्यूक्लियर के लिए रेडी हो गए हैं, जैसा कि मेरा भी मानना है कि खमैनी साहब कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रखते थे, हाँ ये क्यूरियोसिटी जरूर है कि अगर नहीं रखते थे और तमन्ना नहीं थी, अगर इस्लाम में मना है, तो फिर आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट इस लेवल का क्यों कर रहे थे? N20 IAEA ने अगर बोला हुआ था कि इतना 20% तक कर लो एनरिच, क्योंकि उससे तुम्हें बिजली की रिक्वायरमेंट एनर्जी आप उससे स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपके पास लौटूंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जो हम और आप बात भी कर रहे थे कि ईरान अमेरिका वार्ता में ये नया ट्विस्ट है कि ईरान की जब्त संपत्तियां अमेरिका नहीं छोड़ेगा। ईरान की शर्त मानने के लिए अमेरिका तैयार नहीं है। ईरानी संपत्तियों से रोक अमेरिका नहीं हटाएगा। व्हाइट हाउस ने उन पुरानी खबरों का पूरी तरीके से खंडन कर दिया गया है जिसमें रॉयटर्स के हवाले से ये कहा गया था कि अमेरिका की तरफ से इन शर्तों को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन अब यह स्पष्टता व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने दी है। उन्होंने कहा है कि वॉशिंगटन ईरानी संपत्तियों पर से रोक हटाने पर सहमत नहीं हुआ है। हमारे साथ पाकिस्तान से हमारे साथ एक पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, तैयब। अगर अभी की बात की जाए तो ईरानी डेलीगेशन की मुलाकात प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से क्या चर्चा हुई होगी? क्या सूत्रों के हवाले से कुछ पॉइंटर्स आपके सामने आ रहे हैं? और अब जेडी वेंस से तो उनकी मुलाकात चल ही रही है। जी बिल्कुल, अभी जेडी वेंस की क्या आपसे कुछ देर कबल जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने इसी उम्मीद किया शहबाज शरीफ
जो किरदार है पायदार अमन के लिए पाकिस्तान जो है वो अदा करेगा। और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि दोनों तरफ से जो है वो अमन और पीस की बात हो, और पाकिस्तान उस पर जिस तरह हो सकेगा अपनी हर मुमकिन कोशिश करके जो है वो सीज फायर जो मुस्तकिल है वो करवाने में इंशाल्लाह कामयाब होगा। मैं समझता हूँ कि इसमें जब गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वक्त भी यहाँ पहुँचा तो उनका भी इस्तकबाल किया गया नूर खान एयरबेस पे, और उसके साथ साथ जेडी वैंस साहब जो दोपहर को पहुंचे इस्लामाबाद नूर खान एयरबेस में, तो वहाँ भी उनका ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया। अब बाकायदा तौर पर जो है इन दोनों ने जो है वो टेबल पर टॉक पे आना है, और उस पर इंशाल्लाह पूरी उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान अपनी खुलूसी नीयत से पूरी गैर जानबदारी के साथ दोनों फ्रीकैन के दरमियान सुलह करवाने में, दोनों फ्रीकैन के दरमियान जो है वो सीज़ फायर करवाने में पूरी तरह इंशाल्लाह कामयाब होगा। और पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरा इंटरनेशनल मीडिया और पूरी दुनिया जो है इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है, और इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है इस्लामाबाद, जहाँ मैं इस वक्त आपके सामने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और लाइव आपसे ये गुफ्तगू भी कर रहा हूँ कि अब से कुछ ही देर बाद जो है वो ये बाकायदा मुज़ाकरात भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सनसनी और फेक न्यूज़ और इन चीज़ों से बचने के लिए मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया, जिसमें लोकल और जो इंटरनेशनल मीडिया उनको वहाँ तक रसाई दी गई है। वहाँ से आगे किसी को कोई रसाई इसलिए नहीं दी गई कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी ऑथेंटिक खबर होगी, वो वजारत खारजा जो है वो जारी करेगी, और वजारत खारजा के बाद जो है वो तमाम इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया पे ये खबर जो है वो जो भी यहाँ से आएगी वो फिर हर तरफ चलेगी। तो इस वजह से जो है वो फैसिलिटेशन सेंटर तक तमाम मीडिया को, तमाम इंटरनेशनल मीडिया को रसाई देगी, आगे किसी को भी कोई रसाई इसी वजह से नहीं देगी क्योंकि सनसनी और क्योंकि बड़ा ये संजीदा और बड़ा जो है वह सास मामला है, और पाकिस्तान नहीं चाहता कि किसी किस्म की कोई बात लीक हो, या पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता कि किसी एक किस्म की खबर जो और आ है रही कोई है इबहम पैदा हो। तैयब, एक खबर और आ रही है कि ईरान की तरफ से क्या ऐसा कुछ भी कहा गया है कि अगर अमेरिका धोखा देता है तो उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार होगा? नहीं, ये बल्कि फेक खबर है, इस पे कोई ऐसी बात नहीं है। और पाकिस्तान तो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान किसी किस्म का क्यों जिम्मेदार होगा? तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी खबर है। ये जो खबरें आप तक आ रही हैं गैर मुसद्दक़ और गैर वेरीफाइड हैं, कोई वेरीफाइड नहीं है। और ये वेरीफाइड खबरें जो हैं वो इंशाल्लाह आपको जल्द 24 घंटों के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको सारा अब कुछ रॉयटर्स जैसे तस्वीर का पूरा रुख जो है वो नजर आ जाएगा कि रॉयटर्स तस्वीर का जैसे रुख हाउस, मीडिया में हाउस अगर इस तरीके से खबरें फैलाने लगे तो बिल्कुल संजीदगी रखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा भी है कि ईरान ऐसा कहते हुए नजर आ रहा है कि अगर अमेरिका ने धोखा दिया तो पाकिस्तान जिम्मेदार? ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। ऐसा ईरान ने ना कुछ कहा है और ना ही ऐसी कोई बात हुई है। और आपका मीडिया तो यहाँ तक फैला रहा था फेक खबरें कि जी जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस वो आ रही नहीं है पाकिस्तान, तो ये खबर भी आपकी देखें ना गलत साबित हुई। तो हमारा पड़ोसी मुल्क की बदकिस्मती है कि संजीदा रिपोर्टिंग जहाँ करने का मामला होता है वहाँ भी गैर संजीदा किस्म की रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, और इस वक्त जो है वो पीस की बात करनी चाहिए। हमारी भारतीय मीडिया के हवाले से ही आ रही थी, बहुत सारी खबरें ये वेस्टर्न मीडिया के हवाले से ही आ रही थी, उसमें बाकायदा सोर्सेज भी चलाए जा रहे थे। व्हाइट हाउस की तरफ से कैरोलिन लेविट की तरफ से यहाँ तक कह दिया गया था कि दोनों देश आमने सामने की बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर भी विचार किया जा रहा है। ये व्हाइट हाउस की तरफ से भी, प्रेस सचिव की तरफ से ये बयान आए थे। तो ऐसे में बिल्कुल जब वो वहाँ पर हैं तो पिक्चर बहुत हद तक बदलेगी। हो सकता है कि जो बातें व्हाइट हाउस की तरफ से जारी की गई थी, जो बयानात दिए गए थे, वो गलत साबित हो जाए। थोड़ा सा इंतजार इन तमाम मामलों में करना होगा। शुरुआती तौर पर जो खबरें आती हैं वो दिखाना भी बेहद जरूरी होता है। लेकिन अरविंद सिंह तेजावत जी, क्या हॉर्मुज के मुद्दे पर कोई बातचीत बनेगी? हॉर्मुज को लेकर के पहले अमेरिका ने ये कहा कि खुले ना खुले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हमारे यहाँ सिर्फ 1% का आना जाना होता है। दूसरी तरफ वो पूरे तरीके से अड़ गए कि हॉर्मुज खोल दो। तीसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हमने हॉर्मुज में जहां जहां पर माइंस बिछाए हुए थे हम खुद भूल गए हैं क्योंकि हम उन्हें लोकेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सब के बीच में हॉर्मुज को लेकर के क्या स्थिति बदलेगी? मीनाक्षी जी, आपके कुछ तकनीकी कारणों से मुझे बाद की बात सुनाई नहीं दी, पर मैं सवाल का एसेंस जान गया। और मुझे ऐसा लगता है कि हॉर्मुज वाले मुद्दे पर ईरान झुकेगा नहीं, क्योंकि ये अमेरिका की दुखती नब्ज हैं। और ईरान में जो उन्होंने लगभग 2000 लोगों को मारा है, और उन्होंने जो ईरान का इतना नुकसान किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बर्बाद किया है, ईरान की नेवी को मारा है, नेवी को लगभग नेस्तनाबूद किया है। भारत से जो उनका शिप जा रहा था, लगभग 150 के आसपास वहां लोग मारे गए हैं। और एक बड़ा नुकसान यूनाइटेड स्टेट ने किया है, और पूरी तरीके से हवाई जो सेना थी उसको नुकसान किया है। ईरान के इतने मिसाइल बर्बाद हुए हैं। अब डेफिनेटली ईरान इन सब का कहीं ना कहीं से तो कंपनसेशन चाहेगा। ऐसा नहीं होगा कि
आप जब मन करेगा तब आप बम्बार्डमेंट करके चले जाएंगे और फिर उसके बाद में आप वार्ता की टेबल पे बुला के कहेंगे कि चलो चलो दोस्ती कर लेते हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। तो ये बात अलग है कि दरअसल वेस्टर्न मीडिया के इन्फ्लुएंस में ये सारी चीजें खासकर पाकिस्तान से भी रिस्क कर नहीं आ रही है, और उसमें भी दरअसल यूरो अमेरिकन मीडिया की ही खबरें दरअसल ज्यादा चल रही है। जो हम वहाँ के जो लीडिंग अगर न्यूज़पेपर्स देखें, अगर प्रिंट मीडिया में या कि वहाँ के जो विजुअल मीडिया में भी देखें, तो इस तरीके की चीजें नहीं आ रही है। और ईरान का पक्ष आम तौर पे दरअसल जो दूसरा मीडिया है जिसको हम लोग कोट कर रहे हैं, खासकर जो अरेबिक सोर्सेज हैं वहां से आ रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ से एक अलग ही बात आ रही है। अगर हॉर्मुज के मुद्दे को अगर ईरान छोड़ लेगा तो ईरान के लिए यह हार ही होगी, और मुझे लगता है कि इस समय ईरान हारने के मूड में नहीं है, खासकर तब जबकि सीज फायर की जो डिमांड है वो यूनाइटेड स्टेट की तरफ से आई है, और एक 10 पॉइंट्स का जो ईरान ने लंबी फहरिस्त उनको सौंपी है, वह उस पर भले ही सारे के सारे वो न माने, पर कम से कम इतना जरूर ईरान चाहेगा कि हैंडल आउट हो जाए, और इतना जरूर चाहेगा कि कम से कम अमेरिका उन सारी जिम्मेदारियों को स्वीकार करे, आगे के लिए कम से कम एश्योरेंस दे कि इस टाइप की कोई लड़ाई नहीं होगी, और पाकिस्तान क्योंकि मीडिएटर है तो इसकी गारंटी दे। ईरान जरूर ये सब कुछ चाहेगा, नहीं तो ईरान के लिए यह हारी हुई बाजी होगी। इस पूरी ही बातचीत का, पूरे ही मीडिएशन का और पूरे सीज फायर का ईरान के लिए कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ठीक जी मेजर नदीम, अभी अगर इस वक्त की बात की जाए तो पाकिस्तान का एक फर्ज ये भी बनता है कि वो मुस्लिम भाईचारा निभाते हुए ईरान के साथ खड़ा रहे। अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, तो अमेरिका के लिए भी आपका साथ उतना ही जरूरी इस वक्त में हो जाता है। लेकिन जरा ये बताइएगा कि अगर हॉर्मुज पर स्थिति क्लियर नहीं होती है, स्पष्टता नहीं मिलती है, तो उसके बाद आपकी तरफ से क्या स्टैंड लिया जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि हॉर्मुज तो खुल जाए, हॉर्मुज से तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन अगर ईरान इस बात से इनकार करता है, अमेरिका उस बात पर जाकर के अड़ जाता है, तो फिर मध्यस्थता की भूमिका में आप कहां स्टैंड करेंगे? पाकिस्तान ने तो इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल रहना है दोनों कंट्रीज। हाँ, उनको मीडिएट करना है और कोशिश करनी है, कन्विंस करना है एक दूसरे को कि जहाँ भी उनका स्टबर्न एटीट्यूड होता है और हार्ड लाइन लेते हैं, तो उनको हम कन्विंस कर सकते हैं कि यार ये फॉर द टाइमिंग अभी ये टॉल अभी तुम ना लो, ये अभी इनको जाने दो, एश्योरेंस ले लो आइंदा वॉर की, उसके बाद फिर 2-4 साल के बाद लगा देना टॉल। ठीक है, तो इस तरह की चीजें बिल्कुल हो सकती हैं और पाकिस्तान इस तरह की चीजें करेगा। आपने कहा कि जी अगर ये नहीं हो पाता, बिल्कुल देखिए इसके चांसेस तो हैं, कुछ परसेंटेज कम है कि जी 5% है कि ये, मैं समझता हूँ 95% चांसेस हैं कि ये एग्रीमेंट हो चुका है जब भी जेडी वेंस आए, वरना जेडी वेंस नहीं आते। ये एक बहुत बड़ी सुर्खी होगी अमेरिका की भी, और ईरान के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसको एस्केप रूट नहीं चाहिए, फेस सेविंग चाहिए ट्रम्प साहब को। उसने जो है ना ईट से ईट बजा देनी है ऐसी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान दोनों को ये समझा रहा है कि यार कुछ जगहों पे अपने जो स्टैंड है आप उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करो, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ, और अभी इसको डील करो किसी तरह से, लेट देम गो। उसके बाद ये इलाका अपना 1 साल बाद 2 साल बाद आप उसको वापस अपनी चीजें हल्के हल्के करते जाओ। जहां तक है लबनान का भी ताल्लुक, तो इसराइल के वहाँ पे एक क्रिश्चियन सदर है लबनान में, तो ये पूरा यूरोप वहाँ पे आ गया उसकी सपोर्ट के लिए, तो इसराइल वहाँ ज्यादा देर नहीं कर सकता और वो मसला भी हल हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि 14 को वहाँ बुलाया अभी है, तो पाकिस्तान यही रोल कर रहा है कि उनको कन्विंस भी कर रहा है कि ये चीज अभी छोड़ दें, बाद में देख लेंगे, इसको कम कर लें। मैंने आपको बताया कि पहली चीजें बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो फिल्टर्ड हो चुकी है, ठीक है, और अब आके सिर्फ 4 डिमांड रह गई है। ईरान की जो सबसे बड़ी डिमांड है वो ये कि मैं मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नहीं छोड़ूंगा। बाकी हुर्मुज़ पार्शियली वैसे भी खुली हुई है इस वक्त, कोई मसला नहीं है। सिर्फ उनका था कि ये टोल टैक्स मिल जाए, हमें पैसे मिल जाए, वो भी अगर नहीं मिलते तो ईरान इज रेडी, कोई बात नहीं, बाद में सैंक्शन उठ जाए, वो खुद कमा लेंगे, उनके पास इतना तेल है, वो कहते हैं भाई सैंक्शन उठा दो। तो उनकी जो डिमांड्स है वो बहुत फोकस्ड है। उन्होंने कहा अच्छा यार ये कर दो, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, हम खुद ही संभाल लेंगे, हमारे ऊपर सैंक्शन हटाओ, हमें ऑयल बेचने दो बस, ठीक है। इसी तरह से हमें मिसाइल बेचने दो, क्योंकि इजराइल का कोई भरोसा नहीं दोबारा आ जाएगा, आप तो चले जाएंगे, ठीक है, और आपका भी कोई भरोसा नहीं कि दोबारा कर दे, तो हमारे पास मिसाइल तो बनाने दो, ठीक है। तो इस तरह की ये चंद चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि ईरान का स्टैंड और पाकिस्तान उसको कन्विंस कर रहा है कि इसके साथ साथ हुर्मुज़ पे उसने कहा टॉल भी लूंगा, भाई टॉल अभी ना लो, बाद में देख लेंगे, तुम्हारा अपने मुल्क के साथ स्थिति है वहां पर। ये शहबाज शरीफ की तरफ से जो एक बात कही गई, मेक और ब्रेक, ये वही स्थिति है कि या तो यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा बन जाएंगी या बहुत ज्यादा बिखर जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि ये बिगड़ेंगी इंशाल्लाह, और
देखेंगे कि ये चीजें आज बन जाएंगी। बाकी आपकी बात सही है कि कुछ भी हो सकता है और नोबडी इज श्योर 100%, तो हम में से कोई भी नहीं बता सकता, बट वी कैन लुक फॉरवर्ड कि अल्लाह करे बेहतर हो जाए। और परसेंटेज मैंने आपको बता दी क्योंकि चीजें ऑलरेडी तय हो चुकी हैं, ये सब चीजें तय हैं, ये जब भी सोच आके करके आज आए हैं। थोड़ी सी उस पर इस जी। बात पर हमने पहले भी चर्चा की थी Normal कि ये dis- बिल्कुल सोच करके आए हैं कि इस बार हो सकता है कि यहाँ से चीजें खराब ना हो, जो कि जेडी वेंस की तरफ से भी बयान दिया गया था कि अगर ईरान ने खेल खेलने की कोशिश की तो अमेरिका सबक सिखाएगा, लेकिन उसके साथ साथ तैयारी यही है कि सकारात्मक तरीके से इस बातचीत का हल निकाला जा सके। अमेरिकी मीडिया के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है कि ईरान की 4 मांगों में से 3 मांग यूएस ने खारिज कर दी है। ईरान की जब्त संपत्ति छोड़ने से इनकार कर दिया गया है। खाड़ी देशों से अपने बेस नहीं हटाएंगे, यह अमेरिका का इनकार है। हॉर्मुज पर फुल कंट्रोल की मांग यूएस ने ठुकरा दी है। तो ये बड़ा अपडेट है इस पूरी शांति वार्ता के बीच में कि 4 मांगों में से 3 मांगों को खारिज किया गया है। यह अमेरिकी मीडिया कह रहा है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ईरान की जब्त संपत्तियां नहीं छोड़ेंगे, खाड़ी देशों से बेस नहीं हटाएंगे, हॉर्मुज पर फुल कंट्रोल की मांग भी यूएस ने ठुकरा दी है। अगर अमेरिकी मीडिया के हवाले से इतना बड़ा दावा ग्रुप कैप्टन किया जा रहा है तो क्या ये समझा जाए कि 4 में से 3 कैंसिल हो गई हैं, 6 और बची हुई हैं, तो उनमें से भी बहुत सारी कैंसिल कर दी जाएंगी, फिर बचा क्या, फिर बुलाया क्यों? तो ये मेरे ख्याल से ये चारों डिमांड्स जिसपे अभी अमेरिकन स्टेट ने कुछ रिस्पांस दिया है, कि मुझे ये कंफ्यूजन है कि शायद ये इन्होंने तब डिमांड करी थी कि बात को आगे बढ़ाना है तो इतना और कर दो। अच्छा। मतलब सीज फायर की कंडीशंस थी, ना कि वॉर रोकने की। अभी जो डिस्कशन शुरू है वो वॉर रोकने की है और उसमें ये मुद्दे छोटे हैं। वॉर का रोकने का मेन मुद्दा है प्रॉक्सी का समर्थन रोकना, मिसाइल प्रोग्राम रोकना, न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना, ये मेन है 3। उसके अलावा हार्मोज और ये इनका रिपेयर कैसे होगा, रिकंस्ट्रक्ट कैसे होगा, अमेरिकन फोर्सेस हट जाएं, ये सब मेरे ख्याल से इसीलिए डाला जाता है कि आपके पास ट्रेडिंग पावर हो, कि आप एक डिमांड छोड़िए तो हम भी एक डिमांड छोड़ेंगे, आप एक चीज पे एग्री करिए तो हम भी एक चीज पे। बार्गेनिंग होती है, प्रॉपर बार्गेनिंग होती है मीनाक्षी इसमें। तो इसलिए ये बहुत मेजर स्टांस नहीं है क्योंकि बातचीत अब शुरू हो गई है। दूसरा, ये जो 1 या 2 दिन की बातचीत की बात हो रही है, ये मेरे थोड़े समझ में नहीं आई क्योंकि इसमें टाइम लगता है। हर एक प्रपोजल को स्टडी किया जाता है, उसके शब्दों को स्टडी किया जाता है, उसके क्या रिपरकशंस होंगे उनको समझने के लिए एक टीम बैठती है। आपको याद होगा, 10 सेकंड्स में बताता हूँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान से मित्र देशों ने बोला था कि अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो हम बहुत मेजर हथियार यूज करेंगे। इसके जवाब में जापान ने जापानीज लैंग्वेज में एक रिस्पॉन्स दिया था कि वी विल कंसिडर। जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ तो ट्रांसलेशन कर दिया कि वी डोंट केयर। और 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पे लिटिल बॉय फैट मैन 2 एटॉमिक बॉम्ब्स मार दिए गए। आज तक जापान उससे उबर नहीं पाया, लाखों लोगों की। तो इस तरह के जब डिस्कशंस होते हैं तो उसमें शब्दों का इस्तेमाल, उस शब्द को बिचौलिए या जो भी मीडिएटर्स हैं वो कितना समझ पा रहे हैं। इंग्लिश में कुछ वर्ड बोला जेडी वैंस ने, उसको वहां प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने या किसी सीनियर ऑफिशियल ने उनकी जो टोन है, जो डिक्शन है, उसमें कितना समझ पाए। उसके बाद वो ईरान में या पर्शियन में किस तरह से बहुत सीरियस बातें होती हैं तो हर चीज को पहले पढ़ा जाता है। तो 2 दिन आई रियली वंडर, जब इन लोगों ने 2 हफ्ते का सीज फायर किया था, दैट वाज साइंटिफिक। 14-15 दिन लगते हैं इस तरह की बातों को। लेकिन सर, ईरानी मीडिया भी तो यही कह रहा है कि हफ्तों के लिए इस्लामाबाद नहीं आए हैं, ये ईरानी मीडिया का दावा है। क्योंकि उनको नहीं पता है, ये जितने दावेदार है ना वो उनको इस बात का सीरियसनेस नहीं पता है। वो सिर्फ अपनी अपनी जगहों से रिपोर्टिंग करना है, टीआरपी के इश्यूज हैं। आई टोटली एग्री विद योर पासिंग कमेंट मीनाक्षी, जिसमें आपने बोला था कि मीडिया का काम होता है इमीडिएटली दिखाना। मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट था कि रॉयटर जैसे मीडिया हाउस बहुत मेजर इंपैक्ट है तो उनको एक कैविएट देना चाहिए कि हमें ये सूत्रों के हवाले से पता चला है लेकिन ये अनकन्फर्म्ड है। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था। जी मीनाक्षी। जी जी ठीक है। तैयब, एक सवाल और आपसे मैं लूंगी क्योंकि ये प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट की तरफ से कहा गया था कि दोनों देश आमने सामने एक टेबल पर बातचीत करेंगे। इस बात के बारे में अभी सोचा जा रहा है, क्या स्थिति बन पाएगी जब शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात हुई है ईरानी डेलीगेशन की और साथ ही जेडी वेंस की, तो क्या एक टेबल पर लाने का प्रयास भी इस दौरान हो रहा है? जी बिल्कुल, अभी जब से कुछ देर बाद आप देखेंगे कि एक टेबल पर दोनों अफ्रीकैन मौजूद होंगे और पाकिस्तान अपनी पूरी मीडिएशन का जो किरदार है, प्रॉपर सालसी के जो किरदार है वो पूरा करेगा। और आप देखेंगे जितनी खबरें भी आपने ब्रेक भी की, जिस रेफरेंस से ब्रेक की, अमेरिकी मीडिया के रेफरेंस से की, जिस तरह भी की, वो खबरें इंशाल्लाह आप की गैर मुसद्दक़ इंशाल्लाह पाकिस्तान इसमें कामयाब होगा। और ये सिर्फ पाकिस्तान की कामयाबी नहीं, ये पूरी दुनिया की कामयाबी है। पूरी दुनिया यही चाहती है कि सालिस हो, पूरी दुनिया चाहती है कि पीस हो, अमन हो
और इस्तेकाम हो, आगे बढ़ा जाए, ना कि जंगों के अफगानिस्तान में जंगें हुई तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अमेरिका को वहां से भी निकलना पड़ा। तो यहाँ भी जंग मसले का हल नहीं है, बातचीत से ही मसले का हल निकलेगा और पाकिस्तान ये साबित करेगा कि सफारती सतह पर जिस तरह दोनों फ्रीकैन को यहाँ इस्लामाबाद में बैठा दिया है डायलॉग के लिए, तो अब इंशाल्लाह ये इसका प्रॉपर हल भी निकलेगा और एक अच्छी खबर आपको मिलेगी कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इसमें कामयाब भी होगा। ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ये कामयाबी है कि आधी दुनिया को जो है वो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जो है वो सीज़ फायर मुस्तकिल इंशाल्लाह होने जा रहा है। और ये आप कुछ ही इंशाल्लाह दिनों में, आज नहीं तो कल, ये आपको तस्वीर बिल्कुल के जो रुख है पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि मिडिल ईस्ट में ये जो कोहराम मचा हुआ है उस पर किसी तरीके से ब्रेक लगे, चाहे जहां से भी लगे। अब अगर इस पूरे मुद्दे पर अरविंद जी बात की जाए कि आखिरकार इजराइल क्या कर रहा है, यहाँ एक तरफ बातचीत हो रही है, शांति दूत बन करके पाकिस्तान उभरा हुआ है कि हाँ दोनों देशों के बीच में बातचीत किसी तरीके से करवाएं, इस युद्ध को खत्म करवाया जाए, लेकिन इजराइल दूसरी तरफ लेबनान में धड़ाधड़ हमले किए जा रहा है। लेबनान में हमले करने के पीछे क्या मंशा यही है कि इस्लामाबाद की मीटिंग को वही के वही फेल कर दिया जाए, ईरान भड़क जाए और ईरान सीधे कह दे कि लेबनान पर शांति नहीं, तो अब कोई शांति वार्ता ही नहीं। देखिए मीनाक्षी जी, इजराइल कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर वह रुक जाएगा तो उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएगा। अगर वो रुक जाएगा वहां तो उसके बाद में वहां से उसके ऊपर हमले और वो सब कुछ शुरू हो जाएगा। और ईरान यह कभी नहीं करेगा, चाहे अमेरिका वापस चला जाए, पर ईरान अपने हमले लगातार जारी रखेगा जब तक उसे ये एश्योरेंस नहीं मिल जाती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वह ईरान पूरी तरीके से सुरक्षित है। ईरान उस हद तक गया है जहां उसने गजा में एक बड़ी आबादी उसने खत्म कर दी। उसने 80,000 90,000 के लगभग लोगों को खत्म कर दिया, जान से मार डाला। और अभी भी अगर हम बहुत सारे तमाम आंकड़े देखें तो घायलों की संख्या तो लाखों में है, उनका तो कोई है ही नहीं। इजराइल कभी नहीं रुकेगा और इस पूरी ही प्रक्रिया में पाकिस्तान कोई एडवांटेज इसलिए नहीं ले सकेगा कि पाकिस्तान ने तो इजराइल को मान्यता ही नहीं दी है। पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा होता है कि इजराइल के अलावा बाकी सारे देशों को वो मानता है। तो अगर हम सही मायने में देखा जाए तो पाकिस्तान मीडिएशन भी नहीं कर सकता है दरअसल, खासकर इजराइल के मसले में। और अगर कुछ ऐसा करता है तो उससे पाकिस्तान को ये मानना पड़ेगा कि इजराइल अपने आप में एक मुल्क है, और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की घरेलू राजनीति के लिए ठीक नहीं होगा। तो इजराइल वाला मसला काफी पेचीदा है, ये हमले खत्म नहीं होंगे, वो हिजबुल्लाह पे हमले करता रहेगा, क्योंकि अभी भी अगर उसकी पूरी ताकत 100 माने तो 100 में से 60 के लगभग उसकी ताकत को खत्म किया गया है, 40 अभी भी हिजबुल्लाह बचा हुआ है। हमास का भले ही वो उन्होंने उसकी पूरी तरीके से कमर तोड़ दी है, पर हुती और हिजबुल्लाह अभी भी वहां पर है। और मुझे नहीं लगता कि इजराइल अमेरिका से कोई भी साबका रखेगा। एक इन दिनों में धड़ाधड़ जो उन्होंने हमले किए हैं, इसका कारण ये भी है कि वो चाहता है कि अगर सीज फायर जैसा कोई बड़ा कदम उठाता है और अगर अमेरिका उस पर कोई दबाव बनता है तो उसके जो गोल्स हैं, जो उसने, जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने भी बोला है कि अभी आधे ही अचीव हुए हैं, तो वो चाहेगा कि जितना कुछ कर सके बम्बार्डमेंट और जितना वह नुकसान पहुंचा सके वो पहुंचाना चाहेगा। मीनाक्षी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो उनकी मंशा ही है और वो साफ तौर पर दिखती भी है। लेकिन मेजर शेख, अगर अभी हम इस पूरे मुद्दे पर बात करें, एक पाकिस्तान की तरफ से ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक पहले तो ट्वीट किया जाता है, फिर उसे डिलीट कर दिया जाता है, फिर उधर से इजराइल का बयान भी आता है कि आतंकी देश से हमें किसी भी तरीके का कोई उपदेश नहीं चाहिए है। ये तमाम बातें हालांकि आपके मतलब पाकिस्तान और इजराइल के बीच में चल रही हैं, लेकिन इससे मुझे लगता है कि शांति वार्ता पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस शांति वार्ता में इजराइल को वैसे भी कहीं पर नहीं रखा गया है, अमेरिका और ईरान के बीच में ये सब कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं नहीं समझता कि वो यहाँ पे इजराइल का कोई रोल था। इजराइल, जैसे मेरे भाई ने कहा, कि बिल्कुल वो नहीं रुकेगा और ये कंटिन्यू करता रहेगा। अमेरिका को फोर्स करना है ईरान ने कि किसी तरह से ये ईरान इजराइल को कंट्रोल करे, और यही कोशिश होगी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात की, और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने ट्वीट की थी, वो यही बताने की कोशिश की कि जनाब यही बेसिकली तमाम जो हरकतें हैं इस वक्त जो इस रीजन के अंदर जो अमन में जो खलल है, वो उसका कारण सिर्फ ये इजराइल ही है। लेकिन बहरहाल अमेरिका क्योंकि उसके साथ परसुएशन पे आ गया था, उसकी परसुएशन पे, तो अब मैं समझता हूँ कि अमेरिका अगर चला जाता है तो जाहिर है कि ये अब ईरान के साथ तो कम से कम कोई कॉन्फ्लिक्ट छेड़ने की पोजीशन में नहीं होगा।
और लबनान के साथ भी जैसे आपने कहा कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमारे यहाँ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई है और उन्होंने बताया कि जी बिल्कुल मुज़ाकरात हो रहे हैं इनके भी मंगल को। तो उम्मीद है कि ये इजराइल को वहाँ पर भी जो है वो विड्रॉ करना पड़े और पीछे हटना पड़े। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ, जैसे मेरे भाई ने कहा, कि इजराइल को रोकना सबसे मुश्किल है इस पूरे रीजन में। वो स्पॉइलर है और वो सैबोताज करना चाहता है इस मीटिंग को भी, इस मीडिएशन को भी, निगोसिएशन को भी। और हमें उसी से डर है कि वो कोई ऐसी हरकत ना कर दे जिसकी वजह से कोई ये बनी बनाई जो बात है, जो हम समझ रहे हैं कि आज और कल, तो हम दुआ कर रहे हैं कि आज का दिन भी गुजरे और कल का दिन भी गुजरे और अल्लाह ताला कल शाम को ये अनाउंसमेंट जो है ये हो जाए कि जी डील इज फाइनलाइज। बिल्कुल, सबको इसी बात का इंतजार कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन की जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो शांति वार्ता की, तब ये कहा जाए कि हाँ अब यहाँ से सब कुछ समाप्त है, जो भी होगा वो सिर्फ बातचीत के आधार पर होगा। अमेरिका की तरफ से एक बयान और आया था जिसमें ये कहा गया यूएस के राष्ट्रपति की तरफ से कि 47 साल से सिर्फ और सिर्फ ईरान से बातचीत करने की सिर्फ कोशिशें की गई हैं, लेकिन कोशिशों को अंजाम तक ले जाया जाए इस तरीके का अब इस बार प्रयास किया जाएगा, या तो आर या पार। हाँ, शायद एक एम्पावर्ड टीम बनाए दोनों देश मिलके जो विजिट करे हॉर्मुज, एक टीम अमेरिका विजिट करे, अमेरिकन एम्पावर्ड टीम तेहरान विजिट करे। जो नेक्स्ट लेवल के डिस्कशंस के बाद होते हैं उसमें टाइम लगता है, तो इनको अगर ये सेंसिबल बातें करेंगे आज, तो एक एम्पावर्ड टीम बनानी पड़ेगी। एक ही दिन में ये सारा कुछ नहीं हो पाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत मेजर इश्यूज हैं। उसमें IAEA के मेंबर्स होंगे, उसमें इंस्पेक्शंस इन्वॉल्व होंगे। अगर कोई प्रोमिसेस यहाँ मान ली जाती हैं तो उन प्रोमिसेस को फिर वेरीफाई किया जाता है बिफोर द वॉर इज कॉल्ड ऑफ। लेकिन इसमें एक ब्राइट स्कोप इसलिए दिख रहा है कि इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट का इंडिविजुअल बहुत मेजर लॉस होगा अगर ये वार्ता फेल करती है। उनके यहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बहुत बड़ी हुई हैं, जिसमें एक मेन मुद्दा ये वॉर भी है, उसके अलावा इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, सोशल इश्यूज हैं। तो उनका पर्सनल लॉस है इस वॉर को एनी मोर कंटिन्यू करना। एट द सेम टाइम ईरान की तरफ उनके पास मेजर कुछ लूज करने को नहीं है। इतना डिस्ट्रॉय हुए हैं, कुछ और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दे आर ऑन देयर होम ग्राउंड, अपने घर पे हैं, कहीं जाना आना नहीं है। लेकिन और प्लस लीडरशिप नहीं है। लेकिन जो लीडरशिप बची हुई है उनको ये पता है कि अगर ये वार्ता फेल करती है तो नेक्स्ट फेज ऑफ वॉर ईरान को अगले 10-20 साल और पीछे छोड़ देगा, क्योंकि अब उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो बचे हुए हैं, ब्रिजेस, गैस प्लांट्स, उनके इंडस्ट्रियल प्लांट्स, उनके एनर्जी स्टेशंस, अगला टारगेट फोल्डर्स हैं IDF के पास या अमेरिका के पास, वो बहुत सीरियस इन नेचर है। इसलिए उनके ऊपर भी एक प्रेशर है ईरान के ऊपर कि इस शांति वार्ता में कुछ आगे बढ़े और कुछ और टाइम बाय करें। जी मीनाक्षी। बिल्कुल तैयब, आज से मेरा एक सवाल और होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो सीज फायर हो रही है उसे स्थायी बनाने की कोशिशें जरूर की जा रही है, लेकिन अब्बास अरागची पूरी तरीके से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें अमेरिका से बार बार सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है, हमें उन पर कोई भरोसा नहीं है, बिना किसी भरोसे के अविश्वास के साथ हम इस वार्ता में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, अब्बास कराची साहब ने ये कहा है कि इससे पहले भी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे थे तो अमेरिका ने वायलेशन की और अमेरिका ने पहले हमला किया इसराइल के साथ मिलकर। वायलेशन तो माजी में हुई है, तो उनका ये कहना कि वो गलत तो नहीं है अब्बास कराची साहब का। अमेरिका जो है वो वादे की पासदारी उसने नहीं की थी माजी में, तो उस वजह से उनको विश्वास नहीं है, उनको एतमाद नहीं है उस पर, अमेरिका पर उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार ज़रूर किया है। लेकिन अभी दोनों फ्रीकैन जब सामने आए सकती है कि इंशाअल्लाह कि ये अमन की तरफ मामलात बढ़े, ईरान और अमेरिका ये जो सीज फायर है वो हो जाए, क्योंकि आधी दुनिया इस वक्त अब नए हरमुज़ आपके सामने है, वो वक्ती तौर पर खुला हुआ है, लेकिन जो है वो उसका भी मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया, नहीं उसको मुस्तकिल खुला है। तो ये भी इसमें दुनिया की मैशत पे इसके असरात मुरतब, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के ममालिक में इसमें मैशत के असरात मुरतब हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मामले को संजीदगी, इसको तमाम जो है वो मीडिया को गैर जानबदारी के साथ जो है वो इसको कवरेज करनी चाहिए, और इसकी एक जो रिपोर्ट है उसको बिल्कुल साफ तरीके से जो है इस मजाक में चला दें कि जी ये उसने ये कह दिया, ने ये कर दिया, इजराइल ने वो कर दिया। जब बहुत सारे दावे होते हैं तो उन पर चर्चा करना बहुत अहम हो जाता है। ये जब बातचीत हो रही है उसके पहले अगर इस तरीके से बयान आ रहे हैं तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है तैयब, इन्हें निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है कि अविश्वास के साथ हम जा रहे हैं। वहाँ पर जेडी वेंस की तरफ से ये कहा जाता है कि अगर ईरान हमसे खेल खेलने की कोशिशें कर रहा है तैयारी, तो हम भी तैयारी करके जा रहे हैं। तो एक बात पर आकर के किसी ना किसी देश को तो सहमत होना पड़ेगा कि हाँ शांति चाहिए तो शांति चाहिए। उन्हें खुद अपने बयानों पर इस तरीके से रोक लगानी होगी, और उन्होंने अब्बास अरागची की तरफ से जो ये तमाम बातचीत हुई है वो जर्मनी विदेश मंत्री से फोन पर वार्ता के दौरान उनकी तरफ से कही गई है।
अब जरा मुझे ये बताइएगा कि एक बयान पाकिस्तान में आया था उस वक्त, नदीम जी आप बताइएगा जरा ये, मेजर नदीम, की आसिम मुनीर की तरफ से ये कहा गया था कि जिन्हें ईरान से बहुत ज़्यादा लगाव है, जो ईरान के लिए मातम मना रहे हैं, वो ईरान चले जाएं। और अब जब उनकी तस्वीरें सामने आई तो वो बाकायदा अब्बास अरागची को रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए थे। इन तमाम बातों का क्या कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। बात ये की गई थी कि जनाब आप अमेरिकन एम्बेसी के अंदर अगर घुसेंगे, वो एरिया जो है उनकी टेरिटरी है, तो आप ऐसी कोई चीज़ ना करें, क्या पाकिस्तानी नेशनल है। फिर ये एम्बेसीज का आप रिस्पेक्ट करें, डिप्लोमेट्स हैं। दूसरी बात ये कि इस तरह की आप हरकतें करके आप क्या करना चाहते हैं? या तो पार्टिसिपेट करें जंग के अंदर, ठीक है, आप वैसे ही लाइफ्स का लॉस कर रहे हैं। ये इस तरह की बात हुई है, ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने की। उन्होंने तो उनको यही समझाने की कोशिश की कि देखिए वी आर पाकिस्तानी, आपको अपने आप की समझना चाहिए, और यहाँ पे जो डिप्लोमेट्स हैं, जो कौंसल खाने हैं, उनको आपको रिस्पेक्ट देनी होगी। आपकी जो भी ग्रीवेंसेस है बिल्कुल ठीक है, आप प्रोटेस्ट करें, आप प्रोसेशन करें, आप डिमांड्स रखें, और लेकिन आप इस तरह से जो है वो बाउंड्री वॉल के अंदर आप किसी के जो है आप तोड़ के दाखिल हो जाएंगे, पैरामीटर फेंस तोड़ेंगे, तो फिर तो इस तरह की ये बात की है जिसको लोगों ने कुछ ने गलत ले लिया है और कुछ ने अपने अंदाज से उसको बनाया है देश की कि हमें ये इस बोल तरीके दिया, से ऐसा धूमिल हो कुछ भी जाती नहीं। है। जी तो ऐसा कुछ भी नहीं है मीनाक्षी। और अभी सब मिलके इसी मुल्क के लिए, ईरान के लिए ही कर रहे हैं कि ईरान में शांति हो जाए, क्योंकि वहां आप देखेंगे बहुत ज्यादा बॉम्बिंग हो चुकी है। जैसे सर ने बताया कि बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो दोबारा उनको स्टोरेज में बैठने के लिए तैयार है। उनके पास फायर पावर की, पावर की अभी भी कमी नहीं है। ये तो अल्लाह ने कोई मसला हल कर दिया है, कुछ उन पे प्रेशर है, कुछ इन पे, तो इनको इस वक्त मान जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा, तो पाकिस्तान इज ट्राइंग टू कन्विंस कम अज कम एटलीस्ट ईरान के, यार अभी थोड़ी देर के लिए जो चीजें हैं ना, इसको सेटल करो। हाँ ठीक है, फोर्स करो, लेकिन जहां पहुंच जाता है ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तो वहां पे आपको अपना जो स्टैंड है उसको सॉफ्ट करना चाहिए। और अभी इसको खत्म करो, ताकि एक दफा यहाँ से ये अपना ये आर्माडा लेके तो यहाँ से ही जाएं, उसके बाद फिर देख लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, जब आप ये तमाम बातें कह रहे हैं तो मुझे अरविंद जी एक बात और याद आ रही है कि एक चर्चा ये भी है कि अमेरिका ईरान को $6 अरब देने के लिए तैयार हो गया है। कतर और सऊदी कोरिया, इनके द्वारा ये पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। बातचीत पर सहमति, फिर ये सीधे सीधे इशारे हैं कि हाँ आप तैयार हैं, एक शर्त तो आप फिर इस हिसाब से मान ही चुके हैं, साउथ कोरिया और देखिए ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। हाँ जी, देखिए मीनाक्षी जी, सीधा सीधा अमेरिका कोई पैसा ट्रांसफर करेगा इसकी संभावना कम है, क्योंकि ये एक तरीके से डिक्लेयर करना होगा कि अमेरिका ने इस लड़ाई में हार मान ली और वो हार जाना पड़ रहा है। तो वह अगर किसी दूसरे देश के जरिए अगर फंड ट्रांसफर करता है, और वह भी चुपके से, जिसके बारे में वह अमेरिकन जनता को सीधा सीधा कोई ऐसा मैसेज ना दें, तब तो ये पॉसिबल है। बाकी मुझे इसकी कोई संभावना नहीं लगती कि वो करेगा। और ईरान के लिए उसने जो एक चोट दी है वह भी भूलने लायक नहीं है। ईरान इस बातचीत की टेबल में जरूर कुछ ना कुछ हासिल करेगा। या तो वह हॉर्मुज पे पूरा कंट्रोल करेगा, जैसा कि बहुत दशकों पहले लगभग उन्होंने किया था, जो इजिप्ट ने स्वेज कैनाल पे जो किया था, तो उसी स्टाइल का वह चाहेगा। अगर यूनाइटेड स्टेट इसके लिए नहीं भी मानता है, तब भी जो ईरान अपनी प्रॉक्सी की मदद से न केवल रेड सी, हॉर्मुज और जो बॉब अल मंदेब, इन सारी ही जगहों पे ईरान आराम से अपना कंट्रोल साबित कर सकता है। और मुझे लगता है कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट की वापस शुरुआत रहेगी, तो ये बातचीत जो अभी सीज फायर को लेकर हो रही है वो फिर लंबे समय तक चल नहीं पाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका साफ साफ बच निकले, कोई युद्ध की जिम्मेदारी लिए बगैर जंग उसने शुरू की और उसके बाद में वह कुछ भी अपना पूरा पल्ला झाड़ ले, तो मुझे लगता है कि ईरान एक एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहेगा। अगर ये ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगा तो ईरान के लिए ये सुसाइडल होगा। तो काफी मुश्किल है, टफ है, पर क्योंकि बातचीत शुरुआती दौर में है, इसके लंबे चलने की उम्मीद है, पर ईरान इसे जल्दी खत्म नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने कहा कि जो आपको बात करनी है कर लीजिए। तो यह भी एक तरीके से डिप्लोमेसी का ही एक हिस्सा है, ताकि एक दूसरे को प्रेशर में लाया जा सके। और इस बीच में अगर कोई छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है, जो कि जैसा कि इजराइल की तरफ से देखने को मिला, तब भी मुझे लगता है कि कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये एक तरीके से प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स होगी।
मीनाक्षी जी। ठीक है तैयब, इसी बात की मैंने आपसे पहले चर्चा की थी कि जब ईरानी डेलीगेशन की मुलाकात शहबाज शरीफ से प्रधानमंत्री से हुई है तो क्या शर्तें रखी गई हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि पहली शर्त यह है कि ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को तुरंत रिलीज किया जाए। दूसरी शर्त यह है कि लेबनान में सीज फायर लागू हो। तीसरी शर्त यह है कि हॉर्मुज की खाड़ी से प्रतिदिन केवल 15 जहाजों की गुजरने की सीमा और वो भी शुल्क के साथ तय हो। चौथी शर्त यह है कि खाड़ी देशों से अमेरिकी सैनिकों को बाहर किया जाए। अब ये भी बताया गया सूत्रों के द्वारा कि इनमें से 4 में से 3 शर्तों पर से तो पूरी तरीके से अमेरिका असहमत नजर आ रहा है। क्या वहां पर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कोई खबर ऐसी? देखिए, हमारे पास तो ऐसी कोई गैर मुसद्दक़ा खबर नहीं आई कि 4 शर्तें उनकी जानिब से ट्वीट तो किया गया था ईरानी स्पीकर बाकर कल वापसी की तरफ से, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया था कि इसमें जो कुछ आप रिपोर्ट करिए ये चीज़ें जो है ना कि अमेरिका ने माना ही नहीं और शर्तें जो कबूल ही नहीं की, ऐसा कुछ भी जो है ना अभी तक कोई बड़ी इस वाले से कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई। अभी तो ये डिकैन आपस में बैठेंगे, फिर इनकी जो मुसद्दक़ा जो खबर आएगी हम आपको वही रिपोर्ट कर सकें। हम गैर मुसद्दक़ा खबर पर ना यकीन रखते हैं, ना हम समझते हैं कि सनसनी ना फैलानी चाहिए और ना ही किसी और मीडिया को फैलानी। अगर कोई फैला रहा है अपने तौर पर तो फैलाता रहे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि अमेरिका ने 3 शर्तों से इनकार कर दिया और चौथी भी वो करेगा, तो ऐसी कोई बात हमारे पास नहीं कुछ। जी मेजर शेख, पाकिस्तान को लेकर के एक जानकारी और है कि एक रणनीतिक समझौते के तहत फाइटर जेट सऊदी अरेबिया भेजे गए हैं। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने ये कहा है कि दोनों मित्र देशों के बीच में हस्ताक्षरित संयुक्त रणनीतिक रक्षा समझौते के तहत पूर्वी क्षेत्र में स्थित किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान ने एक सैन्य टुकड़ी भेजी है। ये शांति वार्ता के बीच में क्यों भेजना पड़ गया? लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज अनम्यूट करिएगा। ये हमारा उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट है और उसके अंदर कुछ कार्रवाइयां जो हैं वो मॉड्यूलर अप्रोच के तहत हम ग्रेजुअली वहां पे करने जा रहे हैं और ये पहले से तय था। इत्तेफाक है कि ये भी आगे देखिए पाकिस्तान ने उनका डिफेंस करना है, वहाँ हमारी एयर डिफेंस जाएगी, हमारे वहाँ पे स्ट्रेटेजिक एसेट्स जाएंगे, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट भी होंगे, उनके जो डिफेंस की जो इक्विपमेंट है वो भी हम उसमें ट्रेनिंग लेंगे, वो भी हम इस्तेमाल करेंगे और उनकी जो बॉर्डर पोस्टें हैं वो भी पाकिस्तानी इंशाल्लाह ताला मैन करेंगे। और क्योंकि पूरा अभी अमरेला जो प्रोटेक्शन का है वो पूरे सऊदी अरब के ऊपर हमने देना और सऊदी अरब पाकिस्तान से कोई 3 गुना बड़ा है, तकरीबन 3 गुना नहीं तो 2.5 गुना तो जरूर बड़ा है। और पेनिनसुला में सबसे मैं इसलिए पूछ रही थी कि उस बात से मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि 2025 में जो एक समझौता हुआ था आपके और सऊदी अरेबिया के बीच में कि जिस भी देश पर हमला होगा उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक तैयारी आप भी कर रहे हैं उनके साथ मिलकर के कि ईरान के साथ अगर यहाँ पे कुछ नहीं बनता है और अमेरिका फिर से हमले करना शुरू करता है तो हमारी तैयारी भी होनी चाहिए फिर सऊदी अरेबिया के साथ? हमारा मकसद है कहीं पर भी आग को बुझाना और दिफा करना। ठीक है, हमने कभी भी ऑफेंसिव का ना हमारा पहले भी पोस्चर रहा है, चाहे इंडिया भी हो तो हमारा ऑफेंसिव पोस्चर ही डिफेंसिव है, तो वहां भी डिफेंसिव है। और हमने सऊदी अरब को भी कन्विंस किया कि देखो ये मजबूरी है कंपल्जन ईरान की, उसको हॉरिजॉन्टली इस वार को स्केलिंग करनी है उसने ताकि अमेरिका पर प्रेशराइज किया जा सके और ये जो उसकी रीजन के अंदर जो बेसिस हैं वो उनको टारगेट कर रहा है, उसमें से डेफिनेटली ठीक है वक्त साइडों पे भी आपकी इजाजत दे रहा है। लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है, हालांकि मैं आपके ऑफेंसिव वाले बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं मेजर। शांति वार्ता के बीच में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है लेबनान पर। इजराइल ने दरअसल बम बरसा दिए हैं, बमबारी से कई इलाकों में भारी तबाही देखने को मिल रही है। इन सब के बीच में लगातार लेबनान पर बमबारी की जा रही है, ड्रोन भेजे जा रहे हैं और बमबारी की वजह से फिर से कई इलाकों में भारी तबाही देखने को मिल रही है। आखिरकार कब तक ग्रुप कैप्टन ये तमाम चीजों को सहना पड़ेगा लेबनान को? इतने हमले क्यों फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं? ये जब से ये बातचीत हुई है कि पाकिस्तान में जाकर के शांति वार्ता होगी तब से मुझे लगता है कि इन हमलों को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। वो इसलिए कि ट्यूसडे को उनको पूरी उम्मीद है कि वॉशिंगटन में हो सकता है इजराइल और लेबनान के बीच में कुछ मेजर समझौता हो जाए। उसके पहले इजराइल के कुछ टारगेट्स हैं हिजबुल्लाह को डिमोलिश करने के, हिजबुल्लाह को डिजार्म करने के, और अब वो बहुत खुश इसलिए हैं कि ईरान की तरफ से जो हार्डवेयर सप्लाई हो रहा था वो अभी रुका हुआ है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू क्रश हिजबुल्लाह। इसीलिए पूरे मैक्स ऑफेंसिव के साथ सैचुरेशन स्ट्राइक्स कर रहे हैं उनके टारगेट्स पे, ताकि ट्यूसडे में जब वॉशिंगटन में लेबनान और इजराइल मिले उसके पहले हिजबुल्लाह की कमर टूट गई हो। अब ईरान उनका रिप्लेनिशमेंट कुछ वक्त तक तो नहीं कर पाएगा। जी मीनाक्षी, बहुत धन्यवाद सर आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद पर टिकी हुई है कि जब 2 देश वहां पर एकत्रित हुए हैं तो यहां से दुनिया को कुछ देकर के ही जाएं और अपने साथ सिर्फ और सिर्फ शांति लेकर के जाएं और यही शांति दुनिया भर में फैला करके जाएं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।